इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे जो NISM सीरीज 5A कोर्स का पार्ट है, यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सर्टिफिकेशन एग्जाम का पार्ट है। टॉपिक्स में है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल गोल्स, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन फैक्टर्स एंड डिफरेंट एसेट क्लासेस। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक्स पर आपकी कंसेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। वेलकम टू फनटेक एग्जामिन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। व्हाट इज सेविंग्स? हम किसे सेविंग्स कहते हैं? सेविंग्स किसी व्यक्ति की अनस्पेंट अर्निंग्स है। मतलब सेविंग्स वह बैलेंस है जो एक पीरियड में हाउस होल्ड और अदर एक्सपेंसेस को पूरा करने के बाद बचता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का मंथली इनकम है ₹50,000 और उनके मंथली एक्सपेंसेस है ₹35,000, तो उनके मंथली सेविंग्स होते हैं ₹15,000। सेविंग्स से कोई अपना एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी पर स्पेंड कर सकता है, जैसे वैकेशन ट्रिप, मूवीज, परचेजिंग डिजायर्ड आइटम्स, या अनफोर्सिन इमरजेंसीज को संभालने के लिए भी रख सकते हैं, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसीज। So saving is the part of income one sets aside to spend at a future date. Now investment. इन्वेस्टमेंट का मतलब इनकम जनरेट करने के लिए अपने पैसे को किसी एसेट में लगाना है। कोई भी जब अपने पैसे को या सेविंग्स को बढ़ाने के लिए या उससे रेगुलर रिटर्न अर्न करने के लिए किसी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म में जमा करते हैं तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अमाउंट ऑफ सेव्ड मनी will remain same even after a long time if not invested. Investments can offer a regular income as well as capital appreciation. Why do we invest? मतलब इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? इन्वेस्टमेंट सेविंग्स पर एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड करते हैं, जिससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलता है। इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प करता है। थ्रू इन्वेस्टमेंट पीपल कैन बिल्ड देयर वेल्थ। इन्वेस्टमेंट किया जाता है अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, which helps to convert the financial objectives into financial goals. फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव से आप ग्रेजुएशन करने के बाद कोई जॉब कर रहे हो एंड फ्यूचर में आप मास्टर्स या MBA करना चाहते हैं। उसके लिए आप कुछ फंड इकट्ठा करना चाहते हैं। ये आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है। अब आपका टारगेट 10 लाख रुपए है और आप ये पैसा 4 साल में जमा करना चाहते हो। ये आपका फाइनेंशियल गोल बन गया है। सो आप हायर स्टडीज़ के लिए कुछ फंड एक्यूमुलेट करना चाहते हो। ये आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है और आप इसके लिए 4 साल में 10 लाख रुपए जमा करना चाहते हो। ये आपका फाइनेंशियल गोल है। तो जब किसी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में एक अमाउंट और एक टाइमलाइन मतलब टाइम हराइजन जोड़ी जाती है तो ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल गोल में बदल जाती है। टाइम हराइजन के हिसाब से फाइनेंशियल गोल्स को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में कैटेगराइज किया जा सकता है। अभी देखते हैं फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के कुछ एग्जाम्पल। हम सभी के लाइफ में कुछ इवेंट्स या डिजायर होती है जिनके लिए हमें कुछ फंड एक्यूमुलेट करने की जरूरत होती है, जो हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स है। जैसे लोन रिपेमेंट करने के लिए फंड, इमरजेंसी एक्सपेंसेस सच एज अनसीन मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए फंड, मैरिज के लिए फंड, रिटायरमेंट के बाद एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए फंड, फंड फॉर चिल्ड्रंस या अपना हायर एजुकेशन, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए फंड, हाउस, अपार्टमेंट या व्हीकल खरीदने के लिए फंड, एटसेट्रा। हालांकि इन मोस्ट केसेस होम या अपार्टमेंट और व्हीकल लोन पर खरीदे जाते हैं, बट बायर्स नीड टू एक्यूमुलेट एंड पे इनिशियल पेमेंट। फाइनेंशियल गोल्स कैसे सेट किया जाता है? फर्स्ट, इवेंट आइडेंटिफिकेशन, फिर प्रायोरिटी तय करने की जरूरत है। देन फंड असाइनमेंट मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से टारगेट अमाउंट सेटिंग। फिर फिक्स द टाइम हराइजन। और एक बात,
फाइनेंशियल गोल सेट करते टाइम इन्फ्लेशन के इफेक्ट को ज़रूर कंसीडर किया जाना चाहिए। इस वीडियो में हम इन्फ्लेशन पर भी डिस्कस करेंगे। नाउ शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स इमीडिएट प्लान्स होता है जो कुछ महीनों या एक दो साल के अंदर अचीव किया जाता है, जैसे फैमिली वेकेशन, इमरजेंसी मेडिकल फंड, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली इंश्योरेंस प्रीमियम एट्सेट्रा। मिड टर्म गोल्स यूजुअली मिड टर्म गोल्स को अचीव करने में लगभग 5 साल लग जाते हैं, जैसे बाइंग ए कार, लोन रिपेमेंट एट्सेट्रा। Repayment of loan may be short-term plan or mid-term or long-term plan. Long-term goals. इन गोल्स तक पहुंचने में कोई वर्ष लग सकते हैं, मे बी 10 years और मोर। रिटायरमेंट फंड, फंड फॉर बाइंग अपार्टमेंट और हाउस, चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन के लिए फंड, ये सब है लॉन्ग टर्म गोल्स। जब कोई फाइनेंशियल एडवाइजर किसी इन्वेस्टर के लिए या किसी इन्वेस्टर अपने लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बना रहा है, तो उन्होंने इस चार्ट को रेफर कर सकते हैं, जिसमें गोल्स, टाइम होराइजन और इम्पोर्टेंसी को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया जा सकता है। यह है और एक मैट्रिक्स जिसे स्टीफन आर कोवे ने दिखाया था इन हिज बेस्ट सेलर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। यहाँ हम देख सकते हैं कि टास्क्स को इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट में कैटेगराइज किया जा सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में ये सबको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर का एक गोल है रिटायरमेंट फंड। फंड रिक्वायरमेंट 40 लाख रुपीज़ और आज के डेट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया जाता तो टाइम होराइजन होता 30 ईयर्स। आज के डेट में ये गोल इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, क्योंकि इस गोल का टाइम होराइजन 30 ईयर्स है। इसलिए इन्वेस्टर ने शॉर्ट टर्म गोल्स और डिज़ायर पर कंसंट्रेट किया, सम ऑफ व्हिच माइट नॉट बी इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट, और गोल फॉर रिटायरमेंट फंड इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर सेवरल ईयर्स। 15 साल बाद जब इन्वेस्टर ने रिटायरमेंट फंड के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बारे में सोचा, तो ये ना सिर्फ नॉट अर्जेंट से अर्जेंट में बदल गया, बल्कि 15 साल में 40 लाख रुपीज़ जमा करना भी एक डिफिकल्ट टास्क बन गया। सो व्हेन द एडवाइजर इज मेकिंग द फाइनेंशियल प्लान फॉर एनी इन्वेस्टर, फाइनेंशियल एडवाइजर shall consider all the aspect and guide the investor for investment accordingly. इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है समय के साथ टोटल इकोनॉमी में गुड्स यानी सामान और सर्विसेज के प्राइसेस में इंक्रीज, मतलब महंगाई। इन्फ्लेशन पैसे की परचेजिंग पावर को कम कर देती है। जो सामान आज हम 100 रुपीज़ से खरीद कर रहे हैं, वही सामान खरीदने के लिए वी हैव टू स्पेंड मोर इन फ्यूचर डेट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। सो एक एग्जाम्पल के साथ ये देख लेते हैं। किसी भी सामान की कीमत आज 10,000 रुपये है, 4 साल बाद उसी सामान को खरीदने के लिए हमें कितने पैसे खर्च करने होंगे अगर इन्फ्लेशन रेट होगा 4%? द अमाउंट विल बी ₹11,698 एंड 60 पैसा। और ये कैलकुलेट करने की फॉर्मूला है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R टू द पावर N, where A इक्वल टू फ्यूचर अमाउंट, P इक्वल्स प्रेजेंट अमाउंट, R इक्वल्स इन्फ्लेशन रेट एंड N इक्वल टू पीरियड यानी नंबर ऑफ ईयर्स। तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 10,000 इंटू 1 प्लस 4% ब्रैकेट क्लोज्ड टू द पावर 4 इक्वल टू ₹11,698 एंड 60 पैसा। इसी तरह आफ्टर 8 years पेएबल अमाउंट शैल बी ₹13,685 एंड 70 पैसा, और 12 साल के बाद पेएबल अमाउंट होगी ₹16,010 एंड 10 पैसा। इन्वेस्टमेंट करने के टाइम इन्फ्लेशन को कंसीडर करना चाहिए ताकि इन्वेस्टमेंट रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अगर
आज मैं एक सामान खरीदना चाहता हूँ जिसकी कीमत ₹100 है। मेरे हाथ में है ₹100। खरीदने के बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, इसलिए मैंने कुछ दिनों के बाद सामान खरीदने का सोचा और मैंने 1 साल के लिए ₹100 को इन्वेस्ट कर दिया। 1 साल बाद मुझे मिला ₹108। इसका मतलब है कि मुझे 8% रिटर्न मिला। 4% इन्फ्लेशन के लिए उस सामान की प्राइस भी बढ़ गई और मुझे ₹104 खर्च करने पड़े वह सामान खरीदने के लिए। तो अब सामान खरीदने के बाद मेरे पास ₹4 है, मतलब इन्वेस्टमेंट रिटर्न से। अगर मुझे इन्फ्लेशन रेट जैसे सेम रिटर्न यानी 4% मिला होता तो 1 साल बाद भी मेरे हाथ में कुछ नहीं होता। अभी देखिए, मुझे रिटर्न मिला था 8%, उससे इन्फ्लेशन खा गया 4%। 8% जो रिटर्न मिला था दैट वाज नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, वो मुझे दिख रहा है। अभी इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद मेरे पास बचता है 4% यानी ₹4, यानी रियल रेट ऑफ रिटर्न, जो इन्फ्लेशन रेट एडजस्ट करने के बाद हमें मिलता है। अभी देखेंगे इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करने वाले कुछ फैक्टर्स। मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट, मनी बैक पॉलिसीज, रियल एस्टेट, गोल्ड एटसेट्रा। इसके साथ साथ आपको मिल सकता है 1 साल में पैसा डबल, ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान भी। इन्वेस्टर्स अपने नीड्स और गोल्स के हिसाब से किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी डिसीजन लेने से पहले किन पॉइंट्स को चेक करना चाहिए, वो अभी हम देखेंगे। इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन के 3 मेन पैरामीटर्स है, सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न। इसके साथ साथ कुछ अदर पैरामीटर्स भी है जिन्हें हम अभी देखेंगे। सेफ्टी, इन्वेस्टमेंट में कोई ना कोई रिस्क रहता है, इट में बी मोर और लेस। ये इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट पर डिपेंड करता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व रिस्क को समझना चाहिए कि कोई इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर का पैसा कितना सेफ है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स फिक्स्ड डिपॉजिट इज सेफर देन इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब है कि किसी इन्वेस्टमेंट को कितनी आसानी से कैश में बदल किया जा सकता है। लिक्विडिटी एसेट क्लास पर डिपेंड करती है। अगर किसी इन्वेस्टर को शॉर्ट पीरियड में पैसे की ज़रूरत है, लेकिन इन्वेस्टर ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है जो आसानी से लिक्विडेट नहीं किया जा सकता है, तो इसमें इन्वेस्टर ट्रबल में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट इन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड इज मोर लिक्विड देन इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट। नाउ रिटर्न्स, हर इन्वेस्टमेंट रिटर्न को बेस करके किया जाता है। हर इन्वेस्टर अपने एसेट बढ़ाने या इन्फ्लेशन के अगेंस्ट पैसे सिक्योर करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट से रिटर्न भी अलग अलग होता है। हायर रिटर्न्स यूजुअली हाई रिस्क के साथ आते हैं। अगर इन्वेस्टर कम रिस्क लेना चाहते हैं तो रिटर्न कम भी हो सकता है। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टमेंट में रिस्क के साथ साथ अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी को भी इवैल्यूएट करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट से मोर रिस्की है। कन्वेनियंस, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर कितनी आसानी से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को चेक कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट को कैश में बदल सकते हैं। इन्वेस्टर्स उन प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं which is more convenient to monitor. For example, इक्विटी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट इज मोर कन्वीनियंट देन इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। टिकट साइज, यह भी एक फैक्टर है। टिकट साइज का मतलब है कि किसी एसेट क्लास या इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट। कुछ इन्वेस्टमेंट मिनिमम ₹100 से शुरू हो सकते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए ₹1,00,000 या 1 करोड़ रुपए भी कम हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स को अपने कैपेसिटी के अनुसार बेटर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज चुनने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, म्यूचुअल फंड में सिर्फ ₹100 से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाखों
करोड़ रुपए की जरूरत होती है। टैक्सेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट पर एक्चुअल रिटर्न वह है जो इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट से जनरेटेड अर्निंग पर टैक्स पे करने के बाद मिलता है। टैक्स इम्प्लीकेशन डिफरेंट होता है इन्वेस्टमेंट से टाइप ऑफ अर्निंग पर। फॉर एग्जांपल, इक्विटी और डेब्ट म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेन टैक्स अलग अलग होता है। टैक्स डिडक्शन, कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से टैक्स डिडक्शन के बेनिफिट भी मिलते हैं, बट दिस फैसिलिटी मे कम विथ ए लॉक इन पीरियड फॉर ए सर्टेन टाइम। अगर इन्वेस्टर लॉक इन पीरियड में अपने इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट नहीं करता है तो उसे टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है और इन्वेस्टमेंट पर उसका एक्चुअल रिटर्न बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर्स को ELSS म्यूचुअल फंड में इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स डिडक्शन बेनिफिट मिलती है, लेकिन इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। सो वी हैव सीन इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन फैक्टर्स इन ब्रीफ। अब हम देखेंगे डिफरेंट एसेट क्लास जहां इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाट इज एन एसेट क्लास? फाइनेंस में एसेट क्लास फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एक ग्रुप होता है जिनके फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं और मार्केट में सेम टाइप के बिहेवियर यानी मूवमेंट शो करते हैं। मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ मार्केट्स के उतार चढ़ाव में सेम रेस्पॉन्स एग्जिबिट करते हैं। एसेट क्लास के सिक्योरिटीज टेंजिबल एसेट या इनटेंजिबल फाइनेंशियल एसेट्स हो सकते हैं। एक एसेट क्लास में सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऑपरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। एक एसेट क्लास दूसरे एसेट क्लास का परफेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि एक एसेट क्लास का नेचर दूसरे एसेट क्लास से डिफरेंट होता है। एक ही एसेट क्लास की सिक्योरिटीज सेम लॉज और रेगुलेशंस के अंडर होती है। इसके अलावा टैक्सेशन, रिस्क, लिक्विडिटी, टेन्योर, मार्केट वोलाटिलिटी और रिटर्न्स हर एसेट क्लास के डिफरेंट होते हैं। दीज आर सम एसेट क्लासेस: रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, कमोडिटी, हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एसेट क्लासेस, एंड अदर्स में आते हैं आर्ट्स, रेयर स्टैम्प्स, रेयर कॉइन्स एटसेट्रा। इक्विटी एसेट क्लास को अक्सर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स में डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा फॉरेन स्टॉक्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ये सब इक्विटी एसेट क्लास में आते हैं। रियल एस्टेट एसेट्स रेसिडेंशियल या कमर्शियल हो सकते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट से एक रेगुलर इनकम जनरेट हो सकती है थ्रू रेंट। वन कैन ऑल्सो कंज्यूम मतलब प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, बट रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कैपिटल की ज़रूरत होती है। ऑयल, कोल, गैस जैसे एनर्जी, एग्रीकल्चरल गुड्स, लाइफ स्टॉक्स यानी कैटल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लाटिनम, ये सब आते हैं कमोडिटी एसेट क्लास में। कैपिटल एप्रिसिएशन और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए इन्वेस्टर्स गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड इज ए प्रूवन लॉन्ग टर्म हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, बट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से कोई रेगुलर इनकम जनरेट नहीं होती है। फिक्स्ड इनकम मतलब इन्वेस्टर्स को जो रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है एंड व्हिच आर बेस्ड ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोअर एंड ऑन द करंट इंटरेस्ट रेट। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में सबसे कॉमन है बॉन्ड्स। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जनरली रेगुलर इंटरेस्ट पे करते हैं और सिक्योरिटीज के मैच्योरिटी पर इन्वेस्टर्स को प्रिंसिपल अमाउंट रिपे किया जाता है। मेनी इन्वेस्टमेंट फंड्स मेनली 2 एसेट क्लास से बने होते हैं, जिनमें से एक है इक्विटीज यानी स्टॉक्स और दूसरा है फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स। अभी तक हमने देखा है कि सेविंग्स क्या है एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स और फाइनेंशियल गोल्स सेटिंग, इन्वेस्टमेंट में इन्फ्लेशन का इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन फैक्टर्स और डिफरेंट एसेट क्लासेस। अब हम इनमें से 5 सैंपल क्वेश्चंस देखेंगे और सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एसेट्स डज नॉट ऑफर रेगुलर इनकम? ऑप्शंस तो आप देख ही रहे हो, इसी में से सही ऑप्शन को चुनना है।
ये क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से कोई रेगुलर इनकम जनरेट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू इरोड द परचेसिंग पावर ऑफ करेंसी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इन्फ्लेशन पैसे की परचेसिंग पावर को कम कर देती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसेट कैटेगरीज कैन बी यूज्ड फॉर कंजम्पशन? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रियल एस्टेट एसेट को कंज्यूम यानी यूज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेप्स नीड टू बी कंसिडर्ड व्हेन सेटिंग ए फाइनेंशियल गोल? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। लाइफ के इवेंट्स की आइडेंटिफिकेशन, फंड यानी अमाउंट एलोकेशन और टाइम हराइजन सेट करना, ये सभी स्टेप्स फाइनेंशियल गोल सेटिंग के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन द रियल रेट ऑफ रिटर्न बी डिस्क्राइब्ड? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद इन्वेस्टर को जो रिटर्न मिलता है वो है रियल रेट ऑफ रिटर्न। इस वीडियो में इतना तक। होपफुली इट विल बी हेल्पफुल टू यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक प्लीज चेक द अदर वीडियोस रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जाम। प्लेलिस्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।